तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ना स्टील के कंडीशन में डिफरेंट होता है और हमारा कंक्रीट के कंडीशन में भी डिफरेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है अभी अगर हम स्टील के अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे समझ सकते हो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब कि उस पर हमने इतना लोड लगाया स्टील पर वो ब्रेक हो गया, जो उसका लास्ट वाला स्ट्रेस आया वही उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ बन गया। और जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ और इलास्टिक के बीच का एक जोन होता है जिसको हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर माइल्ड स्टील का हम अगर कर्व बनाएं तो इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ को समझने के लिए हमको पहले स्ट्रेस स्ट्रेन को समझना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो जब कभी भी तुमको गुस्सा आता है, किसी पे गुस्सा आता है, जब उसको तुम चाटा मारते हो तो अगर वो गलती किया रहेगा तो कोई जवाब तुरंत नहीं देगा। तो एक बार वो झेल लिया, फिर दूसरी बार फिर दे देना, तुम दे दिए उसको चाटा दूसरी गाल पर, झल्ला जाएगा एकदम। और तीसरी बार तुमने जैसे ही मारा उसको फिर वो भी पलट करके एक चाटा मारेगा तुमको, ऐसा करेगा ना। तो बस यही होता है हमारा स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर ना इंटरनल रेजिस्टेंस आता है जो उसको जो है फोर्स करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तब अगर यहाँ पर हम कोई एक ऐसा ब्लॉक है और इसके ऊपर हमने जब लोड लगाया है, जब लोड लगाओगे ऊपर ना तो ये जो मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी की वजह से इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा जो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और ये तभी तक प्रोड्यूस होगा जितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उस लोड को झेलने की। तभी ना दूसरा वाला पर्सन तुमको चाटा नहीं मारा, क्योंकि दो तक वो झेल सकता था, तीसरे में झेल नहीं पाया इसलिए तुमको मारा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है इसमें। अगर किसी भी बॉडी पर हम लोड लगाते हैं तो इस पर क्या होगा कि ये जो लोड है पॉइंट लोड है, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो इसके सेक्शन पर जो है होगा ना इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क करेगा और तब तक करता रहेगा जितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद जब ये ब्रेक करता है ना तो जो इसका लास्ट वाला स्ट्रेस होता है वही उसका स्ट्रेंथ बन जाता है। अगर यहाँ पर स्टील को रख करके देखें तो अगर उस पर हम टेंशन फोर्स लगा रहे, स्टील है और हमने उस पर टेंशन फोर्स लगाया, तो अब क्या होता है कि वो इलोंगेट होगा, यानी हमने लोड लगाया तो उसकी लंबाई कुछ इंक्रीज हो रही है। तो ये बहुत माइनर होता है, उसको जो है ना ऐसे नॉर्मल आंखों से देखोगे तो पता नहीं चलेगा कितना इलोंगेशन हुआ है। तो ये डिफरेंट टाइप की लिमिट आती है। तो मतलब पहले हमने स्टील पर लोड लगाया, अगर उतना लोड लगाकर छोड़ दे रहे हैं और वो अपना ओरिजिनल शेप ले रहा है तो उसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ये स्ट्रेट होता है, यानी हम जितना लोड लगाया उसी के अनुसार उसमें स्ट्रेन आया और हमने लोड को रिमूव कर दिया तो अपने ओरिजिनल शेप में चला गया। अब इससे भी ज्यादा तुमने लोड लगा दिया, जो हमारा इलास्टिक लिमिट थी उसकी, उससे भी ज्यादा तुमने लोड लगा दिया, तब क्या होगा कि ये नॉर्मली इस टाइप से ऐसा कर्व बनता है, इस तरीके से। देखो यहां पर अब क्या हो रहा है कि ऊपर तक तुमने लोड लगाया, इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा लोड लगाया। अब अगर लोड नहीं भी लगाओगे ना तो ये अपने आप इसमें स्ट्रेन हो रहा है, इसकी लंबाई जो इंक्रीज हो रही है। तो देखो ये जो होता है ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है, ये होता है अपर यील्ड पॉइंट। और फिर जब आ जाता है प्लास्टिक जोन, उसके बाद आता है हमारा हार्डनिंग पॉइंट। हार्डनिंग में क्या होगा, इसमें भी यही होता है कि जब हम उस पर लोड लगाते जाते हैं ना, एक टाइम ऐसा आएगा लोड नहीं भी लगाओगे ना तो वो अपने आप खींच करके टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यही होता है फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना यही होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ पर। और ये जो होता है हमारा यील्ड होता है, यील्ड पॉइंट होता है। और यहीं पर जो स्ट्रेंथ आती है ना, ये जो अगर यहाँ पर हम ऐसे नॉर्मल अगर लाइन खींचे हैं तो स्ट्रेस पर जहाँ पर कट आउट करेगा वो इसका स्ट्रेस हुआ ना ये। तो ये वाला जो चीज होता है ना ये होता है यील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर हम देखा जाए कोई भी सरिया है या कोई बार है, जब उसको हम बिल्डिंग में यूज करते हैं ना तो जो डिजाइनर होते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से मेथड से वो डिजाइन वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेकर के चलते हैं, और जो लिमिट स्ट्रेस मेथड से करते हैं तो उस टाइम कम लेकर के चलते हैं। तो होता क्या है कि देखो ये बाहर जो है यहाँ तक लोड ले सकता था, वो ले भी लेगा, लेकिन हमने सिर्फ इतने पर ही डिजाइन कर दिया। और इतना जो रेंज है ना ये बचा का बचा अभी तक है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और इसीलिए हम जब कहीं घर बनाते हैं वहां पर 12 mm की जगह 10 mm का बार यूज कर देते हैं, तब भी घर नहीं गिरता है। रीजन यही होता है कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, ना कि इस वाले पॉइंट पर। और उससे ज्यादा भी लोड आ जाता है फिर भी वो झेल लेता है, लेकिन वो फेल करेगा तो ब्रिटल फेलियर करेगा, एकाएक पूरा स्टील टूट जाएगी और तुमको वार्निंग नहीं मिलेगा और जान माल की हानि ज्यादा हो जाएगी। और इसके लिए क्या, अगर फ्रैक्चर को लेकर के इसीलिए नहीं चलते हैं ये, ताकि ये जो हम सेफ्टी रहे। अगर कभी भी सडन फेलियर हो
तो वो जो पूरा स्टील जो है एकाएक ना फेल हो जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खिंच जाएगा, एकाएक ब्रेक नहीं होगा तो हमको वार्निंग मिल जाएगी छत लटक गई है और हम यहाँ से भाग सकते हैं। और अगर 12 mm की जगह 10 mm यूज़ कर लेते हैं तो यही होता है कि ये वाला रेंज तो हमारा खाली ही है। 10 mm वाले बार का जो स्ट्रेंथ होगा तो उसके लिए तो ये वाला रेंज खाली है ना, और इसके लिए वो स्ट्रेंथ ज़्यादा ले लेता है और फिर दिखाकर कहते हैं कि देखो जहाँ 12 mm यूज़ करना था हमने 10 mm किया, लेकिन फिर भी घर नहीं गिर रहा है। यही रीजन होता है क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ज़्यादा लेकर के चलते हैं। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो अगर हम लिमिट स्टेट की बात करते हैं ना, ये तो होता क्या है कि जो हमारा स्ट्रेंथ होता है, जैसे देखो इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है Fe415 है, 415 है, यानी इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो हम कितना लेकर के इसमें चलेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब 415 को डिवाइड कर लेंगे 1.15 से, समझे ना। हाँ LSM की, और WSM की बात करें तो WSM में क्या होगा 1.5 से, तो 415 को डिवाइड करते हैं 1.5 से। और तुम देखे भी होगे तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ना स्टील के कंडीशन में डिफरेंट होता है और हमारा कंक्रीट के कंडीशन में भी डिफरेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा कंक्रीट वो साइड पर बनता है, और साइड पर बनता है तो वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं आ पाती है। अगर M20 ग्रेड का अगर कंक्रीट की बात की जाए, अगर M20 ग्रेड की कंक्रीट की बात की जाए तो उस टाइम अब जो रेशियो होगा इसमें गिवन और जो वाटर का अमाउंट दिया हुआ देने के लिए उस M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाने के लिए, तो उस टाइम क्या होगा साइड पर क्या है कि डिफरेंट बैच बन रहे हैं ना, तो डिफरेंट ग्रीड तैयार हो रहा है वहां पर। तो उस कंडीशन में क्या है कि जरूरत नहीं है कि हमने M20 का मिला है तो M20 का ही बनेगा, और इससे इसका रेंज भी होता है 15% ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए इससे। जो हमारा M20 ग्रेड का कंक्रीट है तो इसमें 15% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के ज़्यादा चलते हैं। जब हमारा कंक्रीट होगा तो इसमें WSM में चलते हैं तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड करके हम डिजाइन करते हैं। हमारा कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर का रहता ही है, लेकिन हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 7.5 लेकर चलते हैं ऐसे न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी 20 था लेकिन हम 7.5 न्यूटन मान रहे हैं इस चीज़ को। तो बताओ जो 2 गुना है वो तो रेंज है ना, अभी उसमें स्ट्रेंथ है ना उतना, तो वो जो है अगर नॉर्मल भी ग्रेड का कंक्रीट यूज कर लेंगे वहां पर किसी भी स्ट्रक्चर में तभी वो फेल नहीं होता है। यही रीजन होता है। और जानते हैं कि साइड पर जब कोई भी वर्क होता है तो प्रॉपर जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। बोला गया है कि 1.5 मीटर की ज्यादा से हाइट से हमको कंक्रीट नहीं फेंकना है, लेकिन आप देखोगे जहाँ रेंज 1.5 मीटर से ज्यादा होते हैं वहां पर ऐसे डायरेक्टली फेंकते हैं। तो इन सबको लेते हुए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चला जाता है। तो ये पूरा हमारा कंक्रीट की कहानी होगी। तो ये चीज पता है कि नहीं, ये ग्रेड क्या होता है M20 कोई बताओ मुझे। मिक्स होता है, M रिप्रेजेंट करता है, तो करो सर, कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है 20 को, M क्या होता है मिक्स रिप्रेजेंट करता है मिक्स को, और ये 20 कैरेक्टरिस्टिक्स सेंस आता है जिसमें 95% चांसेस कि मटेरियल हमारा पास हो जाएगा और 5% चांस है कि मटेरियल हमारा फिल कर जाएगा, ओनली 5% चांस। बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही। यही होता है कि ये जो होता है 20, अगर इस ग्रेड को पहले बनाने से पहले हमको कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। हम कुछ ब्लॉक बनाते हैं जो हमारा M20 अगर ग्रेड का कंक्रीट हमको डिजाइन करना है ना, तो उससे पहले हमको क्यूब ब्लॉक बनाने पड़ते हैं, क्यूब। और क्यूब का साइज क्या होता है कोई बताएगा क्या? हाँ 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm ये होता है उसका डायमेंशन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर मटेरियल कंजप्शन कितना हो रहा है। हाँ, कहीं पर भी आप कंक्रीटिंग करवा रहे हो तो वहाँ पर कितने अमाउंट में कंक्रीट आप यूज कर रहे हो उसके आधार पर हमको क्यूब बनाने पड़ते हैं। तो अगर 1 से 5 मीटर क्यूब का कहीं कंक्रीटिंग हो गया तो उसके लिए हमको एक सैंपल बनाना पड़ता है, और एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन आते हैं, यानी 3 क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। और देखते हैं कि यही वाला 20 न्यूटन पर mm इसका स्ट्रेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम एग्जैक्ट नहीं आता है, वेरिएशन आता है, तो वो जो वेरिएशन होता है 15% होता है, अलाउ होता है कि उससे ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और एक तुमने क्यूब बनाया उसका जो स्ट्रेंथ आ गया 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया, और दूसरा पता चला 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, तो इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट रहता है और उस टाइप का टेस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं होता है साइट पर। तो इस तरीके से ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ये ग्रेडिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप की ग्रेडिंग है। इसमें ये भी होता है कि नॉमिनल मिक्स होता है, डिजाइन मिक्स होता है। तो जो नॉमिनल मिक्स हमारा होता है वो नॉर्मल साइड पर जो हम रेशियो यूज करके बनाते हैं, तो जो जो M20 ग्रेड तक के कंक्रीट है ना उनके लिए रेशियो हमने पहले फिक्स कर लिया है
क्योंकि वो ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती, वो साइड पर उतनी स्ट्रेंथ आती भी। और लेकिन इससे ज़्यादा ग्रेड के कंक्रीट की बात करें तो उसका मिक्स डिजाइन करना पड़ता है, तो उसका रेशियो जो है ना फिक्स नहीं होता है, वो चेंज करता है मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के एग्रीगेट मिलते हैं। देखो सीमेंट की क्वालिटी तो हर जगह बराबर होती है, लेकिन जो उसमें सैंड मिला रहे हैं, जो उसमें कोर्स एग्रीगेट मिला रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के मिलते हैं हर प्लेस बाई प्लेस। तो वहाँ के जो कोर्स एग्रीगेट है उनके वाटर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से हमको जो है वहाँ पर मिक्स डिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि पता चला कि हमने मिक्स डिजाइन ऐसे कर दिया कि इस वाले प्लेस पर हमने कर दिया, वहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.25 आ गया या 0.5 आ गया, तो वही वाला वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ का लेकर के कहीं और प्लेस पर यूज नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि वहाँ का जो मटेरियल होगा हो सकता है कि उसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो ज़्यादा हो, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता हो, तो हमारा कंक्रीट वर्केबल ही नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा होता है। और देखो अब जैसे हमको क्या है कि पानी को बचा करके रखना होता है किसी भी कंक्रीट के अंदर, जहाँ पर भी कंक्रीट है, कंक्रीटिंग हुआ है, जो वाटर सीमेंट रेशियो गिवन था उसके अनुसार हमने कंक्रीटिंग कर ली है, तो उसके अंदर मॉइस्चर बना करके रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो सीमेंट है उसको स्ट्रेंथ लेने के लिए हाइड्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जब हाइड्रेशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप वो कंपाउंड बनते पड़ा होगा कॉलेजेस में, थ्योरी में पढ़ा होगा ना, डिफरेंट टाइप के ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड बनता है, इस टाइप के डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट बनते हैं, तो ये हीट रिलीज करते हैं, ये हीट रिलीज करते हैं, तो उसकी वजह से क्रैकिंग आ सकती है। तो उस पानी को मेंटेन करने के लिए ना हम ऊपर से पानी डाल देते हैं, ताकि जो नीचे का मॉइस्चर है वो बराबर बना रहे और पूरा उसका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए और हमारा कंक्रीट जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर ले। इसके लिए हमको क्यूरिंग करना पड़ता है। तो क्यूरिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करते हैं। जैसे कॉलम है, तब कॉलम पर कंपाउंड क्यूरिंग तो करेंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली गनी बैग लपेट करके और उसकी तराई कर देते हैं, उसको भिगो देते हैं। अगर हमारा फ्लैट सरफेस है, जैसे हमारा रूफ हो गया, स्लैब हो गया, तो वहाँ पर क्या है, पॉन्डिंग क्यूरिंग करते हैं, वहाँ इजी पड़ता है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल भी आते हैं। तो जो अभी तुमने पढ़ा था एल्यूमिनाइज क्यूरिंग कंपाउंड मिलाते हैं, तो वो क्या होता है कि ऊपर जब बिछा देते हैं ना एक लेयर बना लेता है, तो नीचे के जो मॉइस्चर है ना उसको बाहर नहीं जाने देता है, तो जो हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए वो पूरी प्रक्रिया जो है पूरी हो जाता है जब मॉइस्चर उसके अंदर अवेलेबल रहता है। तो आज इतने ही रहने देते हैं। हाँ, सभी लोग सोने लगे हो, कहा ये जनवरी ना।